नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले सभी वीडियो में पंचायती राज से संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के साथ-साथ ग्राम सभा का क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम ग्राम पंचायत से संबंधित मतलब पंचायती राज से संबंधित जो भी अधिनियम के तहत धाराएँ या अनुच्छेद हैं, उसको हम समराइज़ करके क्या करें आपको बता रहे हैं। आप इनको क्या करेंगे, उसके साथ ऐड भी कर सकते हैं, अलग से भी क्या कर सकते हैं, आप इसका अध्ययन कर सकें, ताकि आने वाले आगामी परीक्षा में क्या किया जाता है, आपको धाराएँ या पूरे अनुच्छेद के साथ भी पूछा जाता है कि इसका उल्लेख कौन से धारा में है। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 243। इसमें क्या दिया गया है, परिभाषाएँ। किसकी परिभाषाएँ? जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि शब्द का प्रयोग पहले क्या पढ़े थे, जिला पंचायत, तो जिला क्या होगा, इसका उल्लेख है। ठीक है, ग्राम क्या होगा, इसका उल्लेख है। हम लोग जनसंख्या भी पढ़े थे कि इतने जनसंख्या के मध्य से एक सदस्य चुना जाता है, तो जनसंख्या भी परिभाषित की गई है। किसके अनुसार, 2011 के अनुसार ली जाएगी कि किसके अनुसार ली जाएगी, इसका भी उल्लेख है। इन सब के क्या है, परिभाषाएं इसमें दी गई हैं। ठीक है ना, तो इसका जनरली यूज नहीं रहेगा जाता है। ठीक है ना, आगे है आपका अनुच्छेद 243 का इसको इंग्लिश में याद करेंगे तो क्या होगा, अनुच्छेद 243 का ए होगा। ठीक है, इसका ध्यान देंगे। क ख ग में याद करने में अगर आसानी नहीं होता है तो ABCD में भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें उल्लेख है किसका, ग्राम सभा का। हमने ग्राम सभा का अध्ययन किया है, तो अनुच्छेद 243 का इसमें ग्राम सभा का उल्लेख ये है कि ऐसा क्षेत्र जो विधानसभा के द्वारा क्या किया जाएगा, विहित किया जाएगा। मतलब क्या, जो निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज है उनके समूह को एक निकाय के रूप में, मतलब ग्राम सभा के रूप में क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है, और उनकी ऐसी शक्ति दी जाती है, उनको प्राधिकृत की जाती है ग्राम सभा को। जैसे ग्राम सभा का क्या क्या शक्ति होगा, क्या क्या उल्लेख है, इसमें पूरी जानकारी आपको हम पढ़ा चुके हैं इसमें। ठीक है ना, आगे है अनुच्छेद 243 का ख, इंग्लिश में बी। ठीक है ना, इसमें ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। जैसे कि ग्राम पंचायत का गठन में क्या होगा, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्या, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत। तो इसमें मुख्य रूप से लिखा क्या गया है, पंचायत का गठन। एक शब्द में लिखा गया है क्या, पंचायत का गठन। तो पंचायत के गठन में क्या है, जो ग्राम है और जो जिला है, तो उसके जो मध्यवर्ती जैसे होते हैं ना जनपद, उसके बारे में बताया गया मुख्य रूप से। इसमें ये लिखा गया है कि ऐसे क्षेत्रों में जनपद पंचायत गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो। ठीक है, तो 20 लाख से कम वाले जनसंख्या में जनपद पंचायत का गठन नहीं हो पाता है। उसका उल्लेख क्या दिया गया है, अनुच्छेद 243 का ख। ठीक है, तीसरा अनुच्छेद 243 का ग, इसमें पंचायतों की संरचना दी गई है। संरचना कैसे, त्रिस्तरीय व्यवस्था थी हमारे यहाँ, त्रिस्तरीय व्यवस्था। इसमें कैसी संरचना होगी, जो पंचायत में हम लोग 3 स्तरीय संरचना पढ़े हैं उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, हाँ, अगला है हमारा 243 का घ, मतलब इंग्लिश में बोले तो डी। 243 का डी में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पहले बताए थे पंचायती राज के प्रारंभिक वीडियो में कि पंचायत राज में आरक्षण किस प्रकार दिया जाता है। तो हम उसको आपको पूरा डिटेल में बताए हैं कि पंचायतों में आरक्षण किस प्रकार दिया जाता है। जब 1993 में अधिनियम बना तो उसमें क्या किया गया था, ST, SC और फीमेल के लिए कितना प्रतिशत, 50% सीटों का आरक्षण। नहीं, ये पंचायती राज में 1/3 है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार में कितना है, ये 50% है। ठीक है, इसका ध्यान देंगे, है ना। ST, SC और महिला को क्या दिया गया है, 50% का आरक्षण दिया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ये तो बताए थे हम, ये भी बताए थे कि किसी क्षेत्र में ST, SC का आरक्षण नहीं हो पाता है तो उसका 25% किसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, OBC को कर दिया जाता है। ये भी बताए थे आपको। ठीक है, जो हम आरक्षण पढ़े हैं ना पहले वही है, बस इसका यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अनुच्छेद कौन से में है वो आरक्षण। ये जो आरक्षण है तीनों में लागू होगा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत में, ये तीनों। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 243 का अंगा, या बोलेंगे क्या, ई, अंगा बोलते हैं हिंदी में, अवधि।
तो हम पंचायतों की अवधि को हम तीनों संरचना में बार बताया गया है कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा। प्रथम प्रकाशन की तिथि से जो सीईओ के द्वारा बैठक बुलाई जाती है उस दिन से, मतलब प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक क्या होता है, इनका कार्यकाल होता है। और ये बताए थे कि यदि 6 माह से अधिक का कार्यकाल क्या है, शेष है, और उस समय उस पंचायत का क्या हो जाए, भंग हो जाए। जैसे जिला पंचायत था तो जिला पंचायत किसी कारणवश क्या हो जाए, भंग हो जाए, तो शेष जो कार्यकाल थी, जैसे 2 वर्ष थी तो 2 वर्ष में क्या हो जाती है, यहाँ पर भंग हो गई, तो बच्चे कितने, 3 साल के लिए क्या होगा, अगले चुनाव का आयोजन किया जाएगा। यदि 6 वर्ष से कम का कार्यकाल बचा है, 5 वर्ष का क्या रहता है कालावधि, अब 4 साल 7 माह हो गए उसका कार्यकाल को, ठीक है ना, तब क्या किया जाएगा, जो भी निर्वाचन होगा वो अगले 5 वर्ष के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पर कितना महीना शेष बचा हुआ है आपका, 5 महीना, तो इसके लिए निर्वाचन नहीं होगा। अगर निर्वाचन होता भी है तो यहाँ से अगले फिर से 5 साल के लिए क्या होगा, वो चुनाव होगा। ये 3 चीजें आपको बता दी गई, तो ये आपके अवधि के अंतर्गत, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 243 का च, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एफ, ठीक है। इसमें पंचायत की अयोग्यताएं, ये क्या बोलते हैं, निर्हरताएं, अयोग्यताएं या क्या बोलते हैं, निर्हरताएं, ठीक है ना। इसका हम अभी बताएंगे आपको कि क्या क्या उनके अयोग्यताएं हैं, कि कब आप इसमें निर्वाचन के योग्य नहीं होंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसकी योग्यता भी क्या है आपको, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 243 का झ, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, पंचायत से संबंधित वित्त के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 का झ। इसमें क्या होता है, जो वित्त है, जो भी कर शुल्क के माध्यम से जो क्या किया जाएगा, प्राप्त की जाएगी, उसका बंटवारा कहाँ कहाँ कितना किया जाए, इसके लिए कौन क्या गठन किया जाता है, वित्त आयोग, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 243 का ट, ये 243 का क है, जैसे कि हमने इसको बता चुके हैं कि 243 से क में क्या है आपका, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 243 का ट, इंग्लिश में हम बताए थे क्या, अनुच्छेद 243 के, इसको पहले ही बता चुके हैं कि अनुच्छेद 243 के में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करवाता है, तीनों जो संरचना थी उसके संबंध में क्या करते हैं, निर्वाचन का प्रावधान करता है। किस प्रकार निर्वाचन होगा, उसके लिए क्या क्या शक्ति होगी, क्या क्या और योग्यताएं होगी, आगे पढ़ेंगे। जो अनुच्छेद 243 का च है अयोग्यताएं, और 243 का के, ये दोनों क्या करेंगे, हम अभी अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। अगला है आपका अनुच्छेद 243 का ण, इसको क्या बोलते हैं, 243 का ओ, ये लास्ट था हमारा। हम पंचायती में पढ़े थे क्या, अनुच्छेद 243 के ए से कहाँ तक, 243 के ओ तक, ये था, ठीक है ना। ये क्या है, इसमें निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन करता है। अर्थ क्या हुआ इसका, यदि पंचायती राज के संबंध में चाहे वो परिसीमन हो, चाहे निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई कोई अधिसूचना हो, या अन्य जो प्रावधान है वो विधि के तहत हुई है, तब क्या कह सकता है, जो न्यायालय है उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं कर सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद क्या करना है आपको, मिनिमम अनुच्छेद तो खैर बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन आपको क्या करना है, ए से ओ तक है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर बता दिया है। आप इसको याद करेंगे, साथ साथ धाराएं भी आपको मैं क्या करवा दूंगा, ऐड करवा दूंगा, कौन से धाराएं में किसका उल्लेख है, ठीक है। तो हम अभी अध्ययन करने वाले किसका, पंचायतों की अयोग्यताएं, और एक है आपका निर्वाचन आयोग यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं पंचायती राज में उनकी योग्यता के संबंध में क्या क्या प्रावधान है। तो हम 3 चीजें देखे थे, ग्राम, जिला और जनपद। तो जिला और जनपद से कौन आते थे, सदस्य आते थे निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है। तो उन सदस्यों की योग्यता क्या होगी, तो एक ही योग्यता है यार, अभी वर्तमान में उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और ग्राम पंचायत में क्या कौन कौन थे, एक पंच था और एक सरपंच होता था, तो इनकी भी योग्यता कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, मतलब 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, ठीक है ना। पहले इसमें प्रावधान था कि 5वीं पास होना चाहिए पंच के लिए, या उसके अधिक पद के लिए 8वीं पास होना चाहिए, ऐसा प्रावधान था। लेकिन उसको विधानसभा, जैसे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा संशोधन करके क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो अभी सिर्फ एक ही ध्यान दीजिए, क्या होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु।
और इसको इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा या तो निरस्त नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु क्या है, 25 वर्ष से कम है, लेकिन न्यूनतम कितनी है, 21 होनी चाहिए वहां पर। ठीक है ना, एक शब्द लिखा गया वहां पर है ना, 25 वर्ष से कम। अब देखते हैं क्या इसमें मुख्य रूप से क्या है, इसको अयोग्यता बोल सकते हैं इतने को, ठीक है, या निर्भरताएं बोल सकते हैं। क्या होता है, जो जिला जनपद और ग्राम पंचायत के जो सदस्य बनेंगे वो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये भी क्या है, उनके लिए एक शर्तें हैं, अगर होंगे तो क्या होंगे, वो निहरताएं में आ जाएंगे। किसी भी सहकारी समिति का सभापति या उप सभापति नहीं होना चाहिए उनको। जैसे कि भारत में क्या है, सहकारी समिति का गठन किया जाता है, छत्तीसगढ़ में अनेक सहकारी समिति है। आप गांव में जाते हैं तो देखते हैं सहकारी समिति का बैंक है, वो कई तो है कि नहीं है। उसी प्रकार क्या है, उसका सभापति या उप सभापति नहीं होना चाहिए, वो विकृत चित्त ना हो। अब विकृत चित्त कहने मतलब क्या है, मानसिक रूप से क्या है, वो विकृत हो। अब कोई थोड़ा सा दिमाग से फिरे हुए उनको थोड़ी ना सदस्य के रूप में बना सकते हैं, कुछ भी निर्णय ले देगा ऐसे में, तो है कि नहीं है। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि गांव के लोग बोल रहे हैं कि व्यक्ति क्या है, विकृत चित्त है, ऐसा नहीं होगा जब तक उसको सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत चित्त घोषित ना किया जाए, तब तक, है ना। आगे है, तत्समय विधानसभा द्वारा अन्य अयोग्यताएं क्या की गई हो, निर्धारित की गई हो। जैसे कि विधानसभा हो सकता है कि और अन्य अयोग्यताएं इसमें क्या कर दे, शामिल कर दे। इसमें वो भी शामिल है, दिवालिया हो गया हो, वो बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है ना। वो इसके अतिरिक्त इसमें एक चीज और शामिल था कि जो कुष्ठ रोगी होंगे उनको सदस्यता नहीं दी जा सकती, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये भी एक प्रावधान था। जिनके 2 से अधिक संतान है, मतलब जिनके 2 से क्या है, अधिक संतान है, उनको भी निर्वाचन से वंचित किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया था पहले। लेकिन उन सबको क्या कर दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, ये सब क्या थी, अयोग्यताएं, इतने मुख्य रूप से अयोग्यताएं तो आप एक ही मान सकते हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि शिक्षा तो न्यूनतम शिक्षा थी 5वीं पास और 8वीं पास, उसको भी क्या कर दिया जाए, हटा दिया गया, क्योंकि अब इसके लिए एक शब्द ऐड हो गया है, क्या, साक्षर जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या है, अधिकतर लगभग 70% क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, और जो प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, साक्षर नहीं है पहले से जो थे, मतलब 30 वर्ष से अधिक वाले। तो उनके लिए क्या हो, अधिक से अधिक क्या हो, जन प्रतिनिधि इसमें भागीदारी निभाए, इसके लिए क्या किया गया, ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, जब ये सब योग्यताएं पूर्ण हो जाती हैं तब सदस्यों के द्वारा एक नामांकन फॉर्म जमा किया जाता है। नामांकन फॉर्म के साथ जमानत राशि और साथ साथ एक शपथ पत्र भी क्या किया जाता है, सबमिट किया जाता है। और ये शपथ पत्र जो है प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया जाता है। अब शपथ मतलब ये वाला शपथ नहीं है, वो तो निर्वाचित होने के बाद शपथ लेते हैं वो अलग है। ये क्या है, एक शपथ पत्र जारी किया जाता है, उसमें जैसे कि सदस्य है तो सदस्य बताएगा कि मैं इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाला हूँ, मेरी इतनी क्या है, अपनी निजी संपत्ति है, जैसे भी ब्यौरा जो भी देते हैं ना, वो सब क्या है, इसके है, ये वाला शपथ है। ठीक है ना, इसमें जो है पंच के लिए जो है शपथ की पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात का ध्यान देंगे यहाँ बस। ठीक है ना, जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य होंगे, साथ साथ सरपंच होंगे, उनके लिए शपथ पत्र आवश्यक है, लेकिन पंच के लिए क्या है, आवश्यक नहीं है। बात करें जमानत राशि की, तो इस जमानत राशि को ध्यान से अध्ययन कीजिएगा क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ठीक है ना, जो पंच होता है उसके लिए जमानत राशि कितना है, 50 रुपए मात्र। सरपंच के लिए 1000, अब डबल होते जाएगा। पंच का कितना था, 50, सरपंच का 1000, जनपद पंचायत के जो सदस्य होंगे उनके लिए 2000, और जिला पंचायत के जो सदस्य होंगे उनके लिए 4000। मतलब यहाँ बस अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है, सीधा डायरेक्ट क्या है, सदस्य, क्योंकि इन्हीं सदस्यों में से क्या होता है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष क्या होती है, नियुक्ति होती है। ठीक है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, 50 के बाद 1000, 2000, 4000, जस्ट डबल होते गए यहाँ। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, ST SC OBC और साथ साथ में महिलाओं के लिए जो राशि दी गई है उसका 50% जमा करना पड़ता है। जैसे कि आप मान लो जाए महिला है, तो आप जो है जनपद पंचायत सदस्य के लिए क्या होना चाहते हैं, निर्वाचित होना चाहते हैं या चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो आपको कितना जमा करना पड़ेगा, 1000 रुपये। मान लीजिए आप ST से है और आपको पंच के रूप में खड़ा होना है, तो आपको सिर्फ कितना देना पड़ेगा, 25 रुपये।
ऐसा है। जो जनरल वाले होंगे, अनारक्षित होंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, एक कुल राशि जमा करना पड़ेगा। और यदि आप चुनाव में खड़े हुए और आपको कुल मत का 1/6 प्राप्त नहीं होता है, किसका, कुल मत का 1/6 मत प्राप्त ना हो तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। जमानत राशि जब्त कुल मत का ना, जैसे कि आपके जो आप पंच के लिए खड़ा हो रहे हैं तो आपके एरिया में जो वार्ड में जो है मान लो जाए 100 लोग हैं मतदाता, तो वो क्या होंगे, कुल मत होंगे। और आपको 100 में का 1/6 भी नहीं मिला, आपको 1/6 लोग भी आपको मत नहीं दिए, आप ऐसे ही खड़ा हो गए, कोई मत ही नहीं दिया आपको, आपके घर वाले बस मत दिए मान लो जाए, तो आपकी जो जमानत राशि तो क्या हो जाएगी, वो जब्त हो जाती है। यहाँ बस इसका ध्यान दीजिए, कितना है वो, कुल मत का 1/6, और जमानत राशि भी ध्यान देते हैं बस, ठीक है ना। ये थी क्या प्रमुख रूप से जनपद, जिला और ग्राम पंचायत से संबंधित सदस्यों की योग्यताएं, अयोग्यताएं और कितने जमानत राशि जमा करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में था, 243 का, ठीक है ना। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग है, इस आयोग में क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन उसे पद मुक्त करने की प्रक्रिया क्या है, जिस प्रकार न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाया जाता है वो प्रक्रिया के तहत होती है, ठीक है ना। वो तो संविधान में खैर पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में या कोई भी पंचायती राज में निर्वाचन संबंधित प्रावधान क्या क्या होते हैं। तो निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके नीचे राज्य सीईओ होता है निर्वाचन के संबंध में, ठीक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। उसके नीचे कौन होता है, डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिसको सामान्यतः कलेक्टर को दिया जाता है, यह वही होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, संरचना है एक। जब किसी भी ग्राम पंचायत में या जिला या जनपद में निर्वाचन होता है तब इन तीनों को क्या दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। रिटर्निंग ऑफिसर मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं क्या, निर्वाचन अधिकारी, जो निर्वाचन संबंधित क्या करेंगे, कार्यवाही संचालन करेंगे, ठीक है ना। जिनका कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से मतदान करवाना, मतगणना प्रक्रिया का संचालन करना, साथ साथ मत पत्र की वैधता की जांच करना। जैसे कि कोई मत पत्र अवैध है या वैध है, ये कब होता है, जब आपको मत पत्र दिया जाता है तो गलती से क्या होता है, जो सील लगाते हैं वो दोनों हो जाती है, या हो सकता है कि 2 सदस्य के चुनाव चिन्ह में क्या हो लग जाए तो अवैध हो जाती है। तो इसका निर्धारण कौन करता है, रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं, ठीक है ना। ये जो है ग्राम, जिला और जनपद पंचायत स्तर पर क्या होते हैं, विभिन्न स्तर के क्या होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। जैसे कि क्या है यहाँ पर, जिला पंचायत के चुनाव का संचालन कौन करता है, तो जिला कलेक्टर, मतलब क्या होगा, जिला कलेक्टर क्या होगा, रिटर्निंग ऑफिसर होगा यहाँ पर, ठीक है। जनपद पंचायत के चुनाव का संचालन कौन करता है, तहसीलदार होगा या अपर तहसीलदार, मतलब क्या हुआ, जनपद पंचायत के चुनाव का रिटर्निंग ऑफिसर कौन हो गया आपका, तहसीलदार या अपर तहसीलदार। सेम ये है कि ग्राम पंचायत के चुनाव में भी कौन होंगे, तहसीलदार या तो अपर तहसीलदार, ये क्या होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो दलीय आधार पर ना होकर मत पत्र के आधार पर वोटिंग होती है। दलीय आधार कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपका बीजेपी सरकार है, बीजेपी क्या है, एक दल है, कांग्रेस है, ठीक है, जोगी कांग्रेस है, आप पार्टी है, ये क्या सब क्या है, दलीय आधार पर है। आप सुने होंगे या कभी सरपंच के चुनाव में अगर वोटिंग करने गए होंगे तो कोई बीजेपी का कांग्रेस का नहीं होता है, कोई सीढ़ी छाप, छत्ता छाप, साथ साथ अनेक लोटा छाप, कई बार तो बहुत से अनेक नाम से क्या बोला जाता है, छाप दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो होता है मत पत्र के अनुसार पर, ठीक है ना। और जो पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायत है, उन सब के लिए क्या है, एक मत पत्र का कलर, रंग जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पंच के लिए कौन सा रंग रहेगा, सफेद रंग का, मतलब आपको यदि मत पत्र दिया भी जाता है तो आप कलर से ही जान पाएंगे क्योंकि किसके लिए है, वो पंच के लिए है। सरपंच के लिए कौन सा कलर होगा, नीला रंग। जनपद पंचायत के सदस्य होंगे उनके लिए पीला रंग, और जो जिला पंचायत के सदस्य होंगे कौन सा रंग, गुलाबी रंग। इस रंग जो है क्या है, निर्धारित है, फिक्स है ये, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर,
याद कैसे करना है समझना। पंच जो होता है इसका पेमेंट क्या होता है, मान लो जाए कुछ रुपया होता है, मतलब सबसे कम होता है न्यूनतम, तो उसको सफेद मतलब क्या, नील, 0 पैसा मिलेगा। सरपंच उससे ऊपर का होता है तो उसको कितना मिला, नीला कलर का कौन सा होता है, 100 रुपये मान लो आप, बट्टा कलर का होता है, नीला मान लेते हैं उसको। जनपद पंचायत कौन से कलर का होता है, पीला रंग, 500 रुपया। और जिला पंचायत के सदस्य होते हैं उसको सबसे ज्यादा मिलता है गुलाबी रंग, कितने पैसे का नोट होता है, 2000 रुपये का होता है कि नहीं होता है, तो 2000 रुपये मान लो उसको, ऐसा याद करने के लिए हो, ठीक है ना। 0 मिला तो इसको सफेद, इसको नीला रंग मिला तो 100 रुपये, और पीला रंग कितना 500, और गुलाबी गुलाबी मिला बल्ले बल्ले इसके जिला पंचायत सदस्य तो कितना 2000 रुपये का गुलाबी का नोट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ग्राम पंचायत से या पंचायत से संबंधित निर्वाचन आयोग की प्रक्रियाएं। इससे संबंध में क्या होगा, जो भी प्रक्रिया होगी इसके बाद जो भी चुनाव होगा, है ना, तो निर्णय सुनाया जाएगा, निर्णय के बाद जो भी नियुक्ति की जाएगी वो हो जाएंगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या था, एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं, या आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से क्या हो जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक चीज था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे कि कोई एक सदस्य जो है, कोई भी सदस्य है ना, चारों में पंच, सरपंच, जनपद और जिला, पंच के लिए भी, सरपंच के लिए भी, जनपद के लिए भी और जिला के लिए भी, चारों के लिए क्या कर सकता है वो, मतलब चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के बाद चारों में जीत भी जाता है, जीत भी क्या कर ली उन्होंने, दर्ज कर ली चारों में ना। अब उनको मिलेगा तो एक ही पद, चारों दिया नहीं जाता है, तो एक पद मिलेगा तो कौन सा पद दिया जाएगा इसका निर्धारण वो स्वयं करेगा। जैसे समझना, मान लो जब 15 दिन के भीतर रहता है ये, ठीक है ना, क्या होता है उसको अवसर दिया जाता है कि आप एक पद का क्या करो, चुनाव कीजिए। यदि वो मान लो जाए किसी भी बैठक में, चारों का बैठक हो जाए, मान लो जाए एक ही दिन हो जाए, ठीक है ना, अब वो क्या किया, ये वाले बैठक में चले गया, और ये वाला क्या, मान लीजिए पंच का है, ये सरपंच का है, और ये जनपद का, और ये जिला का। तो जब ये बैठक में शामिल हो गया बिना बताए, तो क्या समझा जाएगा, वह सदस्य सरपंच का पद के लिए क्या है, योग्य है। या वो यहाँ ना जाके क्या चले जाए, यहाँ चले जाए पहले, तो क्या है, जनपद पंचायत क्या होगा, वो सदस्य होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ जाना था और यहाँ अच्छा कुछ मिल रहा है ऐसा करके यहाँ जाके इंक्वायरी करके नहीं आएगा, वो जहाँ जाएगा पहली बार उसको उसी मतलब पंचायत में क्या माना जाएगा, सदस्य माना जाएगा। तो यहाँ पर जनपद पंचायत क्या होगा, वो सदस्य होगा। ये जो है हमारा ग्राम पंचायत मतलब पंचायती राज क्या होता है, जिला, जनपद, ग्राम पंचायत पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आगे सिर्फ ये बचा है क्या, तीनों के जो है समिति है उनकी शक्तियाँ क्या क्या है, या उनके कार्य या कृत्य क्या क्या है, वो बस बचा है। और आपको हम अंतिम में जिला, जनपद और ग्राम पंचायत क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड करके एक बार आपको रिवाइज पूरी तरह से करवा देंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको और इससे बेहतर वीडियो क्या कर सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं।